नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है फैंटम विला। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा हम ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं, तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो हेडफोन लगाइए और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। और हां, मैंने हाल ही में एक सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी सपना था या हकीकत एक्सप्लेन की है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है, जिसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है जो आपको हिलाकर रख देगा। शाम के 6 बजे मिसेस छाया अपने कुत्ते ब्रूनो को अपने घर से दूर टहला रही थीं। कुत्ता दौड़ते हुए मिसेस छाया को काफी दूर तक ले आया था। तभी एक बंगले फैंटम विला के सामने आकर अचानक वह कुत्ता रुक गया और जोर जोर से भौंकने लगा। मिसेस छाया अपने कुत्ते को बार बार चुप करा रही थी, मगर उनका कुत्ता उस बंगले की ओर देखकर लगातार भौंके जा रहा था। मिसेस छाया की नजर जब बंगले पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि बंगले का मुख्य दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वह बंगला बरसों से बंद पड़ा था, मगर मिसेस छाया की आंखों में उस बरसों से बंद पड़े खुले हुए गेट को देखकर दहशत के साए लहराने लगे। अचानक ब्रूनो जोर जोर से भौंकता हुआ बड़ी फुर्ती से उस बंगले के अंदर घुस गया। मिसेस छाया ने अपने कुत्ते को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उनका कुत्ता इतनी फुर्ती से उस बंगले के अंदर चला गया कि मिसेस छाया को कुछ सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। मिसेस छाया फैंटम विला को दहशत भरी आंखों से देख रही थी। तभी उनके कानों में उनके ब्रूनो के रोने की आवाज सुनाई दी, और कुछ ही पलों में वह रोने की आवाज चीख में बदल गई। ऐसा लग रहा था मानो अंदर कोई ब्रूनो को बुरी तरह से पीट रहा था। मिसेस छाया अपने कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। न चाहते हुए भी उन्होंने डरते डरते अपने कदम उस विला की ओर बढ़ा लिए और वह अपने कुत्ते को आवाज लगाती हुई उस विला के मुख्य द्वार से होती हुई अंदर घुस गईं। बंगले के अंदर की लाइट्स ऑन थीं, मगर अंदर का नजारा देखकर मिसेस छाया की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। उनके गले से एक जोरदार चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि ब्रूनो का कटा हुआ सिर फर्श पर पड़ा था और पूरा फर्श खून से लाल हो रहा था। मिसेस छाया ने चीखते हुए बंगले से बाहर भागने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक दरवाजा एक जोर की आवाज से बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही बंगले की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगीं और कुछ ही देर में वहां अंधेरे का साम्राज्य कायम हो गया। मिसेस छाया डर से चीखती हुई उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, मगर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह दरवाजा सालों से बंद पड़ा हुआ हो। उन्होंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। अचानक उन्हें अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। तभी उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने तुरंत अपने पर्स से मोबाइल निकाल लिया और अपने हस्बैंड का नंबर डायल करने लगीं, मगर उनकी यह कोशिश भी बेकार गई, क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं थे। उन्होंने तुरंत मोबाइल की फ्लैश ऑन कर ली, मगर जैसे ही उन्होंने फ्लैश ऑन की तो अपने सामने किसी काली परछाई को खड़ा हुआ देखा। एक चीख के साथ उनका मोबाइल हाथ से छूटकर सोफे के नीचे चला गया। अचानक एक एक करके लाइट्स ऑन होने लगीं। मिसेस छाया ने देखा कि उनके सामने उनकी हमशक्ल उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ ही पलों में मिसेस छाया की एक दिल दहला देने वाली चीख बंगले में गूंज गई। अगले दिन मिसेस छाया और उनके कुत्ते की लाश फैंटम विला के बाहर पुलिस को बरामद हुई। इस घटना के 1 महीने बाद दोपहर के 3 बजे थे। एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बड़ी स्पीड से दौड़ते हुए फैंटम विला के ठीक सामने आकर रुक गई। मर्सिडीज में सवार राजेश, राहुल, टीना और माया बाहर निकलकर फैंटम विला को बहुत गौर से देखने लगे। माया राजेश की पत्नी थी और राहुल माया और राजेश का बड़ा बेटा था। टीना राहुल से सिर्फ 2 साल छोटी थी। राहुल की उम्र इस वक्त 20 साल थी। राजेश और उसका परिवार क्रिश्चियन था। माया राजेश के गले में हाथ डालते हुए खुशी से चहकती हुई बोली,
वाह राजेश, ये विला तो वाकई बड़ा खूबसूरत है, बिल्कुल सपनों के घर जैसा लगता है। मनाली शिफ्ट होने का तुम्हारा फैसला गलत नहीं था, राजेश ने अपनी बेटी की ओर देखकर कहा, जो कि बहुत कम बोलती थी और अक्सर चुप रहा करती थी। तुम्हें यह विला कैसा लगा माय चाइल्ड? टीना ने मुस्कुराकर राजेश की ओर देखकर कहा। जैसा मम्मा ने कहा, बिल्कुल सपनों के घर जैसा। राहुल, जो कि बहुत देर से उस विला को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, अपनी मां की तरफ नजर दौड़ाते हुए बोला, मॉम, देखिए खूबसूरत पहाड़ी और हरियाली के बीच बना ये विला किसी महल से कम नहीं लग रहा, राजेश ने कहा। और सबसे अच्छी बात यह है राहुल कि इस विला से थोड़ी ही दूर एक चर्च भी पड़ता है। चर्च का नाम सुनकर माया बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि माया धर्म में आस्था रखने वाली औरत थी। राजेश ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। राजेश और उसका परिवार गेट का ताला खोलकर अंदर की ओर चले गए। अंदर जाकर राजेश ने लाइट ऑन कर दी। उन सब ने देखा कि बंगला अंदर से वाकई बहुत खूबसूरत और बड़ा बना हुआ था। बंगले के हर कमरे में एक बड़ा सा आतिशदान भी बना हुआ था, जहां पर कुछ पुरानी अधजली लकड़ियां अभी भी रखी हुई थीं। फैंटम विला माया को बहुत ज्यादा पसंद आया था। माया तारीफ करते नहीं थक रही थी। अपने परिवार को खुश देखकर राजेश भी बहुत खुश था। तभी माया ने राजेश की ओर देखकर कहा, तुमने यह तो बताया ही नहीं कि तुमने यह विला कितने में खरीदा है। जहां तक मैं जानती हूं तो हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि हम इतने कीमती विला को खरीद सकें, राजेश ने कहा। मत पूछो डार्लिंग, समझ लो कि यह विला मुझे मुफ्त में मिला है, माया ने पूछा। मैं कुछ समझी नहीं, राजेश ने हंसते हुए कहा। मुफ्त मतलब बहुत कम कीमत में। माया, जिस इंसान से मैंने इस बंगले को खरीदा है, उससे मैंने इस बात को बहुत जानना चाहा कि आखिर इतना आलीशान और बड़ा बंगला वह मुझे इतने सस्ते में क्यों दे रहा है, मगर उसने मुझसे यही कहा कि तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। माया मुस्कुराते हुए राजेश से बोली। वैसे उसने कुछ गलत नहीं कहा। शाम को राजेश बाहर से खाना ले आया। वे सभी डाइनिंग टेबल पर रात का डिनर कर रहे थे कि तभी माया ने देखा कि टीना लगातार अपने सामने की चेयर को घूर रही थी। माया ने देखा, टीना की आंखों में एक अजीब सा खौफ था। उसकी प्लेट में डिनर वैसा का वैसा ही रखा था, जबकि राहुल आराम से डिनर कर रहा था। माया ने टीना को घूरते हुए कहा, माया, क्या हुआ टीना, तुम वहां क्या देख रही हो? तुम्हारी प्लेट में डिनर वैसे का वैसे ही पड़ा है। तुम्हें तो बहुत तेज भूख लग रही थी। माया की बात सुनकर राजेश और राहुल टीना की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा, टीना लगातार खाली कुर्सी को घूरे जा रही थी। राहुल कंधे उचकाते हुए अपनी मां की ओर देखकर बोला, राहुल, आप जानती हैं मम्मा, ये ऐसी ही है, मूडी कहीं की। राहुल की बात पर टीना बेहद गुस्से से उसकी ओर घूरने लगी। अचानक राहुल को टीना की आंखों का रंग बदला हुआ सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसकी बहन नहीं बल्कि कोई और लड़की उसके सामने बैठी हुई है। राहुल को टीना की आंखों को देखकर एक अजीब सी दहशत महसूस होने लगी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत अपनी निगाह टीना से हटा ली। अचानक टीना अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई और वहां से तेजी से चली गई। टीना को इस तरह से जाते हुए देखकर राजेश और माया एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजेश आहिस्ता से माया से बोला, इसे क्या हुआ? इसने तो कुछ भी नहीं खाया। पता नहीं, कुछ देर पहले तो बिल्कुल सही थी, बल्कि मुझसे कह रही थी कि उसे भूख लगी है। हो सकता है वह थकी हुई हो। इतना कहकर राजेश डिनर करने लगा, लेकिन राहुल को अब भूख बिल्कुल नहीं थी। उसे रह रहकर टीना की वो आंखें याद आ रही थीं। राहुल अपनी बहन के स्वभाव को जानता था। टीना कम बोलने वाली लड़की जरूर थी, मगर वह इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा नहीं होती थी। तभी अचानक टीना वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और सबको देखकर मुस्कुराने लगी और चुपचाप डिनर करने लगी। राहुल अभी भी चुपके चुपके टीना को घूर रहा था। तभी टीना मुस्कुराते हुए राहुल से बोली, क्या बात है ब्रो, मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहा है? मेरी प्लेट में डिनर तूने ही रखा है ना? टीना की इस बात पर माया चौंक गई। वह मुस्कुराते हुए टीना से बोली, अभी कुछ देर पहले तो तुम्हें बिल्कुल भूख नहीं थी। तुम लगातार उस खाली कुर्सी को घूरे जा रही थी। अब इतनी जल्दी भूख लगने लगी? माया की बात सुनकर टीना अपनी मां की ओर ऐसे देखने लगी जैसे उसने कोई बहुत अजीब बात कह दी हो। अपनी तरफ टीना को इस तरह देखते हुए माया ने कंधे उचकाकर कहा, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो जैसे मैंने कुछ गलत कहा हो? मम्मा, ये क्या बोल रही हैं आप? मैं तो नहा रही थी, अभी अभी आई हूं। लगता है आप कोई सपना देख रही थीं। टीना की बात पर तीनों चौंक कर उसकी ओर देखने लगे।
माया और राजेश ने देखा कि टीना आराम से डिनर कर रही थी। कुछ देर बाद माहौल सामान्य हो गया। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। टीना और राहुल ने अपनी पसंद का कमरा तो आते ही चुन लिया था। माया और राजेश भी अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो गए। आधी रात के बाद जब माया गहरी नींद में सो रही थी, उसे अपने कानों में किसी की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। माया तुरंत चौंक कर उठकर बैठ गई। उसने देखा कि राजेश गहरी नींद में सो रहा था। माया ने तुरंत अपने बगल में रखे टेबल के लैंप को ऑन किया और अपने कमरे के चारों ओर गौर से देखने लगी। उसने देखा कि उस कमरे में उसके और राजेश के अलावा कोई तीसरा नहीं था। तभी उसके कानों में किसी के कदमों की आहट की आवाज सुनाई दी। माया तुरंत उठकर खड़ी हो गई और उन कदमों की आहट को ध्यान से सुनने लगी। उसे महसूस हुआ कि यह आवाजें उसके कमरे के बाहर से आ रही थीं। माया बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोली, इतनी रात में कौन टहल रहा है? माया धीरे धीरे कदमों से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई, लेकिन उसने देखा कि बाहर कोई भी नहीं था। यह देखकर माया हैरत में पड़ गई। तभी अचानक उसकी नजर सामने रखे बड़े फ्रिज पर पड़ी, जो खुला हुआ था। उसने देखा कि कोई पानी की बोतल निकालकर पी रहा था। माया धीरे धीरे फ्रिज के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी टीना थी। टीना पानी पीने में इतनी व्यस्त थी कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि माया उसे घूर रही थी। माया ने टीना की ओर देखकर कहा, तुमसे कितनी बार कहा है टीना, इस तरह से पानी नहीं पीते। लेकिन माया ने देखा कि टीना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। टीना गुस्से से माया की ओर देखने लगी। माया को टीना का देखने का अंदाज बहुत अजीब लगा। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी, जिसे देखकर माया सिहर उठी। टीना तेजी से फ्रिज में बोतल रखकर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चली गई। माया हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही। पता नहीं क्यों माया को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह टीना उसकी बेटी है ही नहीं। माया इसी गहरी सोच में डूबी थी कि तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। माया अपनी सोच से बाहर निकल आई और जब पलटकर देखा तो उसके सामने उसका पति राजेश खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, यहां ऐसे क्यों खड़ी हो? माया ने एक ही सांस में सारी घटना राजेश को बता दी। माया की बातें सुनकर राजेश अजीब अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें वहम हुआ होगा। इतना बोलकर राजेश बड़ी फुर्ती से बेडरूम की ओर चला गया। राजेश के इस तरह के बर्ताव से माया बेहद हैरान रह गई। वह अपने पति के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी। राजेश का अपने प्रति इस तरह का रवैया देखकर माया को थोड़ा गुस्सा आ गया, मगर उसने सोचा कि वह कल इस बारे में जरूर राजेश से बात करेगी। माया धीरे धीरे कदमों से अपने बेडरूम की ओर चली गई, लेकिन उसने देखा कि राजेश गहरी नींद में सो रहा था। बिस्तर पर लेटते ही माया नींद की गहराइयों में कब चली गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान माया ने टीना की ओर देखकर कहा, कल रात तुम्हारी बदतमीजी पर मुझे बहुत गुस्सा आया था टीना, लेकिन पता नहीं मैं क्या सोचकर बर्दाश्त कर गई। अपनी मां की बात सुनकर टीना हैरत से उसकी ओर देखकर बोली, क्या मतलब है आपका? माया, जो रात की घटना से गुस्से से भरी हुई थी, ने बेहद गुस्से में सारी बात टीना को बताई। अपनी मां की बात सुनकर टीना बुरी तरह हैरत में पड़ गई। उसने देखा कि माया बेहद गुस्से में थी। टीना हाथ जोड़कर अपनी मां की ओर देखकर बोली, लेकिन मां, मैं तो कल रात अपने कमरे से बाहर निकली ही नहीं। व्हाट नॉनसेंस! अब यह तुम्हारा नया ड्रामा है। कल डिनर के दौरान भी तुम बिना कुछ बोले गुस्से से डिनर छोड़कर चली गई और फिर कुछ देर बाद हंसती हुई वापस आ गई। माया को इस तरह गुस्से में देख राजेश बात को संभालने के लिए बोला, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे माया, आज इस घर में हमारी पहली सुबह है। मगर माया गुस्से में राजेश से उल्टा बोल पड़ी, तुम तो अपनी बात ही मत करो। कल रात जब मैंने तुम्हें सब कुछ बताया तो तुम मुस्कुराकर कमरे से चले गए और तुरंत सो गए। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं रात में कब कमरे से बाहर निकला और कब तुमने मुझसे बात की? लगता है तुम्हारा दिमाग खिसक गया है माया। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुमने नींद में कोई सपना देखा होगा। लेकिन राजेश, बस माया, अब बात को यहीं खत्म कर दो प्लीज। अब अपना मूड सही करो। नाश्ते के बाद हम सब चर्च जाएंगे। राजेश के कहने पर माया चुप हो गई। कुछ देर बाद माहौल हल्का फुल्का हो गया।
नाश्ते के बाद वे सब चर्च चले गए। चर्च में प्रेयर खत्म होने के बाद माया और उसका परिवार कुछ देर चर्च में ही बैठा रहा। तभी चर्च के फादर डिसूजा मुस्कुराते हुए माया के परिवार के पास आकर खड़े हो गए और बोले, आप लोगों को पहले कभी नहीं देखा, लगता है आप लोग मनाली में नए हैं। जी फादर, हम कल ही यहां शिफ्ट हुए हैं। यहां पास में जो फैंटम विला है वो हमने ही खरीदा है। फैंटम विला का नाम सुनते ही फादर के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह डर नजर आने लगा। उनकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। फादर डरे हुए अंदाज में उन्हें गौर से देखते हुए बोले, जीसस तुम सबकी रक्षा करें। इतना कहकर फादर तेजी से चर्च से बाहर निकल गए। फादर के इस रवैये को देखकर माया और राजेश बुरी तरह से हैरान रह गए। राहुल और टीना को भी फादर का यह बर्ताव समझ में नहीं आया। सच तो यह था कि माया ने फादर की आंखों में लहराते खौफ के साए महसूस किए थे, लेकिन उसने उस वक्त अपने परिवार के सामने कुछ कहना सही नहीं समझा। कुछ देर बाद वे चारों फैंटम विला पहुंच गए। राहुल और टीना जो कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक मौसम खराब हो गया। ठंड बढ़ गई और बारिश भी तेज होने लगी। राहुल ने टीवी ऑन करके न्यूज लगा दी। न्यूज पर आज के मौसम की ही बात चल रही थी। उसमें बताया गया कि अचानक मौसम खराब होने की वजह से मनाली में आज स्कूल और कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है। यह सुनकर टीना और राहुल का मूड खराब हो गया। वे दोनों चुपचाप अपने अपने कमरे में चले गए। खराब मौसम देखकर राजेश का भी मूड खराब हो गया। वह माया से बोला, मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला था, मगर इस मौसम को देखकर ऐसा लगता है कि आज तो मैं किसी भी हालत में ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। माया राजेश की बात सुनकर बेमन से मुस्कुरा दी। राजेश जानता था कि यह माया की फीकी मुस्कान है। वह सिर्फ उसका दिल रखने के लिए मुस्कुराई थी। राजेश धीरे धीरे कदमों से माया के करीब आकर बोला, क्या बात है माया, जब से तुम चर्च से आई हो मैं देख रहा हूं तुम अंदर से कुछ परेशान और चुप चुप सी हो। राजेश की बात सुनकर माया उसकी ओर देखने लगी। सच तो यह था कि माया के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। अब उसे फैंटम विला में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था और फादर के इस तरह के रवैये ने उसे अंदर से बेहद परेशान कर दिया था। तभी अचानक माया के कानों में किसी औरत की हंसी की आवाज टकराई। उस आवाज को सुनकर माया चौंक कर कमरे के चारों ओर देखने लगी, मगर उसने देखा कि उसके अलावा उस लाइब्रेरी में कोई और मौजूद नहीं था। माया अब बुरी तरह डर चुकी थी। अचानक उसके डर से रोंगटे खड़े हो गए। वह तेज तेज कदमों से लाइब्रेरी से बाहर निकलने के लिए दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी उसके कानों में किसी औरत की भारी आवाज टकराई। तुम कब तक ऐसे डरती रहोगी? माया के कदम डर से वहीं जम गए। आवाज उसके पीछे से आई थी। उसने डरते हुए पीछे की ओर देखा तो सामने का मंजर देख उसकी दहशत और बढ़ गई। उसने देखा कि एक औरत चेहरा नीचे किए उसी कुर्सी पर बैठी थी जिस पर कुछ देर पहले माया वास्को टाउन पढ़ रही थी। माया फटी फटी आंखों से उस औरत को देखते हुए कंपकंपाती आवाज में बोली, कौन हो तुम? माया ने इतना कहा ही था कि तभी उस औरत ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर कर लिया। उसे देखकर माया के खून में डर की एक लहर दौड़ गई। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी ही हम शक्ल बैठी हुई थी, जो माया को देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक डरावनापन और एक वहशीपन था। इस खौफनाक मंजर को देखकर माया के हलक से एक जोरदार चीख निकल गई, मगर माया की चीख उसके गले में ही दबकर रह गई। माया चीखना तो चाहती थी लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। माया ने वहां से बहुत फुर्ती से भाग जाने की कोशिश की, मगर अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथ पैर जाम हो गए हों। माया खुद को बेहद बेबस महसूस करने लगी। सच तो यह था कि माया का पूरा शरीर काम नहीं कर रहा था, सिवाय उसकी आंखों के जो दहशत से फटी हुई थीं। कुछ ही पलों में माया की हम शक्ल उसके नजदीक आकर खड़ी हो गई। माया ने देखा कि वह उसकी हूबहू कार्बन कॉपी थी। उसने बिल्कुल उसी की तरह कपड़े पहने हुए थे, बस उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानियत चमक रही थी। उसकी हमशक्ल ने रहस्यमय अंदाज में माया की ओर देखकर बेहद भारी आवाज में कहा, क्या तुमने कभी शैतान को देखा है माया? माया ने कंपकंपाती हुई आवाज में उसकी ओर देखकर कहा, नहीं। तो फिर तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें फैंटम विला नहीं आना चाहिए था, लेकिन जब आ ही गई हो तो तुम्हारा फैंटम विला में स्वागत है। इतना कहते ही उसकी हम शक्ल का चेहरा देखते ही देखते
बेहद भयानक हो गया। उसके चेहरे की खाल ऐसी हो गई जैसे उसे मरे हुए वर्षों हो चुके हों। उसकी आंखें बिल्कुल नीली हो गईं और उसका जिस्म देखते ही देखते हड्डियों के ढांचे में बदल गया। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। माया को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वहां भूचाल आ गया हो। तभी अचानक माया का सिर घूमने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपना शरीर बेजान सा महसूस हुआ और कुछ ही पलों में वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अचानक माया के कानों में उसके बेटे की आवाज बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई, मगर कुछ ही क्षणों में राहुल की आवाज माया को बिल्कुल साफ साफ सुनाई देने लगी, जैसे वह ठीक उसके बगल में खड़ा हुआ उससे बोल रहा हो, मॉम, देखिए, खूबसूरत पहाड़ियों और हरियाली के बीच बना ये विला किसी महल से कम नहीं लग रहा। अचानक माया ने खुद को फैंटम विला के ठीक बाहर खड़ा हुआ पाया। माया हैरत से इधर उधर देखने लगी। उसने देखा कि उसका पति राजेश उसे गौर से देख रहा था और उसकी बेटी टीना फैंटम विला को निहार रही थी। तभी उसके कानों में फिर से राहुल की आवाज टकराई, कहां खोई हुई हो मॉम? देखिए ना, हरियाली और पहाड़ों के बीच बना ये विला कितना खूबसूरत लग रहा है। माया हैरत से उन सभी को देखने लगी। उसने खुद को उसी वक्त और उन्हीं पलों में पाया जब वह अपने पति और बच्चों के साथ पहली बार फैंटम विला आई थी। माया फटी फटी आंखों से बेयकीनी में यह सब देख रही थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब हो क्या रहा है। वह खुद से बड़बड़ाती हुई बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बीते हुए कल में कैसे वापस जा सकती हूं? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कौन थी वह औरत जो हूबहू मेरी हमशक्ल थी? तभी उसके कानों में उसके पति की आवाज आई, क्या हुआ माया? कितनी देर से पूछ रहा हूं, तुम्हें यह विला कैसा लगा? मैंने यह विला सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदा है, क्योंकि तुम्हें शुरू से ही पहाड़ों से प्यार था और तुम हो कि पता नहीं कौन सी गहरी सोच में गुमसुम खड़ी हो। राजेश की बात सुनकर राहुल ने नाराजगी भरे अंदाज में माया की ओर देखकर कहा, पापा सही कह रहे हैं मॉम, कब से आप आंखें फाड़ फाड़ कर पता नहीं क्या सोच रही हैं। टीना ने कहा, अब सब लोग यहां बातें ही करेंगे या इस फैंटम विला के अंदर भी चलेंगे? माया, जो कि इस मंजर को अभी भी बेयकीनी से देख रही थी, अचानक चिल्लाकर बोली, नहीं, अंदर कोई नहीं जाएगा। तुम में से कोई अंदर नहीं जाएगा। इस विला में कुछ गड़बड़ है। माया की बात सुनकर राजेश ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम ठीक तो हो माया? क्या हुआ? तुम्हें कैसे पता कि इस विला में कुछ गड़बड़ है? क्योंकि हम सब इस विला में रह चुके हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं राजेश? मैं रिलैक्स माया, रिलैक्स। क्या तुमने अपनी दवाइयां ली? मुझे लगता है तुमने अपनी दवाइयां लेना छोड़ दिया है। कितनी बार कहा है कि तुम्हें उन दवाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुम अपनी दवाइयां टाइम पर नहीं लोगी तो तुम्हें ऐसे ही दौरे पड़ने लगेंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन सी दवाइयां? मुझे क्या बीमारी है? माया की बात सुनकर राजेश, टीना और राहुल तीनों उसे एक साथ घूरने लगे। तीनों के अजीब तरीके से घूरने से माया अंदर तक कांप गई। तभी देखते ही देखते उन तीनों की आंखें बिल्कुल नीली हो गईं। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ ही पलों में तीनों एक एक करके गायब हो गए। अब माया वहां अकेली खड़ी थी। अंधेरे में फैंटम विला किसी भयानक महल से कम नहीं लग रहा था। माया हैरानी और परेशानी के आलम में खड़ी थी। तभी उसके पीछे से उसकी ही आवाज उसके कानों में गूंजी, ऐसे हैरत से मत देखो मारिया। मारिया नाम सुनकर माया बुरी तरह से हैरान हो गई। उसने डरते डरते पीछे की ओर देखा तो उसके सामने उसकी हमशक्ल खड़ी मुस्कुरा रही थी। माया कांपती हुई आवाज में बोली, तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता? इसके बारे में सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। माया की बात सुनकर उसकी हमशक्ल जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी मानो वहां पर कोई भूचाल आया हो। अचानक वह हंसते हंसते रुक गई और बेहद भयानक अंदाज में भारी आवाज में माया की ओर देखकर बोली, खुद को बहुत बड़ी ईश्वर की भक्त समझती हो मारिया। याद रखना, तुमने जो पाप किया है उसके लिए तुम्हारा ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। बरसों से यह फैंटम विला तुम्हारे इंतजार में था। मुझे पूरा यकीन था कि तुम आओगी और देखो, तुम आ गई। कौन हो तुम और मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो? मैं तुम्हारी ही परछाई हूं। उसने इतना ही कहा था कि माया को फिर से सब कुछ घूमता हुआ महसूस होने लगा। कुछ ही पलों में माया बेहोश होकर गिर पड़ी। जब माया की आंख खुली
तो उसने खुद को लाइब्रेरी रूम के अंदर लेटा हुआ पाया। उसका पूरा परिवार वहां मौजूद था, जो माया को चिंता और सवालिया नजरों से देख रहा था। माया तुरंत उठकर बैठ गई। राजेश माया से बोला, तुम बेहोश कैसे हो गई? माया तुरंत उठ खड़ी हुई और हक्का बक्का सबकी ओर देखने लगी। उसने देखा कि घड़ी रात के 2 बजा रही थी। बिजली कड़कने की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। इस वक्त लाइब्रेरी रूम की लाइट जल रही थी। माया की नजर खिड़की पर पड़ी। उसने देखा कि खिड़की का शीशा अभी भी छटका हुआ था। माया धीरे धीरे कदमों से खिड़की के पास आकर बाहर का मंजर देखने लगी। उसने देखा कि बाहर तेज हवा और बारिश का तूफान आया हुआ था। सच तो यह था कि माया अब समझ नहीं पा रही थी कि वह जो देख रही है वह हकीकत है या उसका भ्रम। वह सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका सिर फिर से घूमे और वह बेहोश हो जाए और उसकी आंख किसी और जगह खुले। माया गहरी सोच में खिड़की के पास खड़ी हुई थी। तभी उसके कानों में उसके पति राजेश की आवाज आई। क्या हुआ माया, तुम ठीक तो हो? पति की आवाज सुनकर माया अपनी गहरी सोच से बाहर आ गई। उसने देखा राहुल और टीना उसे घूर रहे थे। टीना दौड़ती हुई माया से लिपटते हुए बोली, मॉम, आपको क्या हुआ? आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? माया लंबी लंबी और गहरी सांसें लेने लगी। कुछ देर बाद उसने अपने आप को संभाल लिया। उसने देखा कि उसका पति राजेश अब भी उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। खिड़की का शीशा इतना मोटा है, आखिर कैसे चटका माया? सच तो यह था कि माया अपने साथ घटी सारी घटना अपने पति को बताना चाहती थी, मगर उसने बड़ी खूबसूरती से सब कुछ छिपा लिया। यह सोचकर कि कहीं बच्चे सुनकर डर न जाएं, माया ने खुद को संभालकर राजेश की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता यह शीशा कैसे चटका। मैं यहां बैठी किताब पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते अचानक मुझे नींद आने लगी। मैं बेडरूम की ओर जा ही रही थी कि तभी मेरा सिर घूम गया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। राजेश, कितनी बार कहा है तुमसे माया कि अपना ख्याल रखा करो। थकान की वजह से तुम्हें चक्कर आ गए होंगे। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें बुलाने के लिए यहां आया और तुम्हें बेहोश देखकर तुरंत राहुल और टीना को बुला लिया। तुम बहुत देर बाद होश में आई हो। चलो अब तुम सिर्फ आराम करो। राजेश की बात सुनकर माया अपने बेडरूम में आकर लेट गई। कुछ देर बाद राजेश गहरी नींद में सो गया, मगर माया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज की घटना ने उसे भीतर तक हिलाकर रख दिया था। उसकी आंखों के सामने बार बार उसकी हमशक्ल का चेहरा आ जाता। माया उसकी भयावह शक्ल याद कर कांप जाती। सच तो यह था कि माया समझ नहीं पा रही थी कि उसकी हमशक्ल को उसके अतीत के बारे में कैसे पता चला। माया ने आज तक अपने पति को भी नहीं बताया था कि उसका असली नाम माया नहीं बल्कि मारिया है। माया बिस्तर पर लेटी हुई गहरी सोच में डूबी हुई कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश कर रही थी। उसके दिल में लगातार आवाज आ रही थी कि कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन फैंटम विला से जरूर जुड़ा हुआ है। तभी बहुत तेज बिजली कड़कने की आवाज ने माया को चौंका दिया। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, तूफान भी तेज हो रहा था। उधर चर्च में आज फादर डिसूजा कहीं बाहर गए हुए थे। उनकी जगह फादर विलियम ने चर्च की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। आधी रात हो चुकी थी। उस तूफानी रात में फादर विलियम लगातार प्रे कर रहे थे और बेचैनी के आलम में चर्च के अंदर टहल रहे थे। तूफान की वजह से मनाली में अंधेरा छाया हुआ था। लाइट कुछ देर के लिए आती और फिर चली जाती और पिछले 1 घंटे से लाइट गायब थी। फादर विलियम ने चर्च की कैंडल जला रखी थी। दरअसल फादर विलियम आज के इस भयानक तूफान से बेहद घबराए हुए थे। उनके दिल में किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। फादर लगातार प्रे कर रहे थे कि तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका चर्च के बंद दरवाजे से टकराया और दरवाजा एक तेज चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। दरवाजा खुलते ही तेज बारिश की बौछार हवा के साथ फादर के चेहरे से टकराई और चर्च की सारी कैंडल्स बुझ गईं। चर्च के अंदर अंधेरा छा गया। तभी बहुत तेज बिजली चमकी। बिजली की रोशनी से पूरा चर्च कुछ क्षणों के लिए जगमगा उठा और फिर चर्च के अंदर अंधेरा हो गया। फादर अंधेरे में धीरे धीरे कदमों से चलते हुए दरवाजा बंद करने ही वाले थे कि तभी उन्हें दरवाजे के बाहर अंधेरे में एक परछाई खड़ी हुई दिखाई दी। उस परछाई को देखकर फादर सोच में पड़ गए कि इतनी रात को इस तूफान में कौन खड़ा हो सकता है। फादर की अंतरात्मा जाग उठी। उनके दिमाग में ख्याल आया कि कहीं कोई अनजान मुसाफिर इस तूफानी रात में भटक कर चर्च में पनाह लेने तो नहीं आया।
फादर ने शिष्टाचार के तहत तेज आवाज में उस परछाई की ओर देखकर कहा, कौन हो तुम? मगर फादर को अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर तक फादर वहीं खड़े रहे। तभी एक तेज और बेहद ठंडी हवा का थपेड़ा फादर के चेहरे से दोबारा टकराया। हवा का थपेड़ा इतना ठंडा था कि फादर के शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। फादर ने कंपाती हुई आवाज में उस परछाई से दोबारा कहा, देखो, अंधेरे में मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ तुम्हारी परछाई ही नजर आ रही है। तुम जो कोई भी हो, तूफान तेज है, मैं चर्च का दरवाजा बंद करने वाला हूं। तुम जो कोई भी हो, अंदर आ जाओ, जब तूफान थम जाए तो चले जाना। आखिर क्या था माया का अतीत? माया का फैंटम विला से क्या कनेक्शन था? क्या माया ने जो सब कुछ देखा वह सच था या सिर्फ उसका भ्रम था? ये सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फादर ने इतना कहा ही था कि तभी बहुत तेज कदमों के साथ वो परछाई अंदर आ गई। फादर ने एक ही झटके में दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही फादर को सर्दी की शिद्दत कम महसूस होने लगी। फादर ने चैन की सांस ली और धीरे धीरे कदमों से कैंडल्स के पास चले गए और उन्होंने कुछ कैंडल्स जला दी। कैंडल्स के जलते ही चर्च के अंदर रोशनी हो गई। फादर ने देखा कि जो साया अंदर आया था वह कोई पुरुष नहीं बल्कि एक बेहद सुंदर युवती थी, जिसने इस वक्त बहुत ही महीन और बारीक स्कर्ट और टॉप पहन रखा था। उसके बाल गीले और खुले हुए थे। वह लगातार फादर को अजीब से अंदाज में घूरे जा रही थी। फादर उस सुंदर युवती को बहुत गौर से देखने लगे। उन्होंने देखा कि उसकी आंखें नीली थीं। तभी उस युवती ने फादर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या देख रहे हो फादर? उस युवती की आवाज सुनकर फादर झेंप गए और अपनी नजरें उस पर से हटा लीं। कुछ देर तक फादर ऐसे ही खामोश खड़े रहे। चर्च में एक अजीब तरह की खामोशी छा गई और उस खामोशी को कुछ देर बाद फादर ने ही तोड़ा। फादर ने उस लड़की की ओर देखकर कहा, इतनी रात गए, इस तूफानी रात में तुम चर्च के बाहर क्या कर रही थीं? इस शहर में नई हो क्या? इससे पहले तुम्हें मैंने कभी देखा नहीं। फादर विलियम की बात सुनकर वह सुंदर लड़की रहस्यमयी तरीके से फादर को घूरने लगी। फादर को उस लड़की का घूरने का अंदाज बड़ा ही अजीब लगा। फादर विलियम अब उस लड़की को बहुत गौर से देखने लगे। फादर ने महसूस किया कि उस लड़की की नीली आंखें अजीब और रहस्यमयी ढंग से चमक रही थीं। कड़कड़ाती हुई सर्दी में फादर का शरीर अचानक पसीने से नहा उठा। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके मन में एक अजीब सा डर समाने लगा। फादर विलियम लंबी और गहरी सांसें लेने लगे। वह लड़की फादर को लगातार घूरे जा रही थी। अचानक फादर उस खूबसूरत लड़की के सामने खुद को असहज महसूस करने लगे और दोबारा प्रेयर करने लगे। प्रेयर के बाद फादर को थोड़ा सही महसूस होने लगा। उनकी स्थिति सामान्य होने लगी। कुछ देर बाद फादर ने दोबारा तेज आवाज में उस लड़की की ओर देखकर कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन हो तुम और इतनी रात गए चर्च के बाहर क्या कर रही थी? फादर की बात सुनकर उस लड़की ने भारी आवाज में फादर की ओर देखकर कहा, मेरा नाम मारिया है। कुछ देर बाद आप जान जाएंगे कि मैं चर्च के बाहर क्या कर रही थी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। उस लड़की की बात सुनकर फादर विलियम बुरी तरह से चौंक गए और मारिया को सवालिया नजरों से देखकर बोले, मुझसे क्या पूछना चाहती हो तुम? क्या तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो? यह कैसा सवाल है? बिल्कुल करता हूं। फादर की बात सुनकर मारिया जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे चर्च में गूंजने लगी। फादर को एक बार को ऐसा महसूस हुआ जैसे चर्च के अंदर भूचाल आ गया हो। फादर फटी फटी आंखों से चर्च को देखने लगे। तभी फादर के कानों में मारिया की आवाज टकराई, एक फादर होकर इस तरह से डरना तुम्हें शोभा नहीं देता फादर। क्या तुम शैतान पर विश्वास रखते हो? यस माय चाइल्ड। क्यों नहीं, इस धरती पर शैतान का वजूद भी है। अगर तुम्हारे सामने शैतान आ जाए तो उसका मुकाबला कैसे करोगे? जीसस मेरी मदद करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं शैतान से सामना करके उसे हरा दूंगा। तुम तो किसी मामूली इंसान का मुकाबला भी नहीं कर सकते फादर। शैतान का मुकाबला करने के लिए ईश्वर के ऊपर गहरी आस्था का होना बहुत जरूरी है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझ में ईश्वर की आस्था नहीं है? सच सच बताओ फादर, जब तुम्हारी पहली नजर मुझ पर पड़ी थी तो क्या मुझे देखकर तुम्हारे गर्म गर्म खून में वासना की लहर नहीं दौड़ी थी? मारिया की बात सुनकर फादर बुरी तरह से चौंक गए और हक्का बक्का नजरों से मारिया की ओर देखने लगे, क्योंकि मारिया ने बिल्कुल सही कहा था।
फादर की पहली नजर जब मारिया पर पड़ी थी, एक पल को फादर के मन में मारिया के प्रति बुरा विचार आया था। उस वक्त उन्होंने अपने कदम बहकते हुए महसूस किए थे, मगर फादर ने तुरंत अपने आप को संभाल लिया था। फादर ने कंपाती हुई आवाज में मारिया की ओर देखकर कहा, कौन हो तुम? यह सच है कि मेरे मन में कुछ पलों के लिए यह गंदा विचार जरूर आया था, लेकिन तुम इस बारे में कैसे जानती हो? मैं तो यह भी जानती हूं फादर कि हर हफ्ते चर्च में जो लड़की लूसी तुम्हें खाना देने आती है, अकेले में तुम उस लड़की के बारे में क्या सोचते हो? कौन हो तुम और तुम्हें यह सब कैसे पता? तुम एक बेवकूफ इंसान हो। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हें यह समझ नहीं आया कि मैं कौन हूं, तो यह तुम्हारी समस्या है। रहा सवाल कि मैं क्या चाहती हूं, तो मैं तुम्हें सामने लगे उस क्रॉस पर उल्टा लटकाना चाहती हूं। फादर इससे पहले कुछ समझ पाते, तभी मारिया का चेहरा बदलने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर की सुंदर खाल काली चमड़ी में बदल गई, उसकी नीली आंखें लाल आंखों में परिवर्तित हो गईं। अचानक मारिया के हाथ पैर टेढ़े हो गए, उसकी हड्डियां बेहद लचीली हो गईं। उसके खूबसूरत चेहरे की जगह अब एक बेहद खौफनाक औरत का चेहरा था, जिसकी खाल जमीन तक लटकी हुई थी। मारिया घुटनों के बल बैठकर फादर की ओर देखकर बुरी तरह चीखने लगी। उसकी चीख से पूरा चर्च हिल गया। फादर की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। मारिया बेहद फुर्ती से घुटनों के बल चलती हुई फादर के करीब आकर खड़ी हो गई और देखते ही देखते उसने फादर की गर्दन पकड़ ली। फादर ने खुद को बचाने का प्रयास किया, मगर मारिया की पकड़ इतनी मजबूत थी कि फादर चाहकर भी अपने हाथों से उसकी पकड़ को नहीं छुड़ा पा रहे थे। अचानक मारिया ने अपने लंबे और पैने नाखून फादर के पेट में गड़ा दिए। फादर की एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे चर्च में गूंज गई। कुछ सेकंड बाद फादर का निर्जीव शरीर चर्च के अंदर पड़ा हुआ था। अचानक चर्च का दरवाजा धड़ाम की आवाज से अपने आप खुल गया और मारिया फादर के निर्जीव शरीर को देखकर अजीब अंदाज में मुस्कुराते हुए चर्च के दरवाजे से बाहर निकल गई। मारिया के जाते ही फादर का निर्जीव शरीर हवा में तैरने लगा और बड़ी तेजी से चर्च के अंदर लगे क्रॉस पर उल्टा चिपक गया। फादर विलियम का शरीर क्रॉस से चिपकते ही चर्च का दरवाजा एक तेज हवा के झोंके के साथ अपने आप बंद हो गया। अगले दिन अपने मामूल के मुताबिक पैट्रिक चर्च की सफाई करने के लिए आया, मगर जैसे ही उसने चर्च का दरवाजा खोला, उसके हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। कुछ ही देर में पूरे चर्च का हॉल वहां के आसपास के निवासियों से भर गया। हर कोई फादर विलियम की लाश को क्रॉस पर लटके हुए डरी और सहमी नजरों से देख रहा था। फादर डिसूजा अपना काम निपटाकर चर्च में आए ही थे कि चर्च के बाहर लगी भीड़ को देखकर वह बुरी तरह चौंक गए। तेज तेज कदमों से भीड़ को हटाते हुए वे चर्च के अंदर पहुंचे, मगर चर्च के अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें सिकुड़ गईं और वह बड़बड़ाते हुए बोले, लगता है वो वापस आ गई है। फादर ने मनाली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ ही देर में फादर विलियम की लाश चर्च से हटवा दी गई और वहां की भीड़ को भी हटा दिया गया। फादर विलियम की रहस्यमयी मौत से हर जगह खौफ का माहौल छा गया था। हर कोई बुरी तरह से डर गया था, मगर माया अभी तक इस घटना से बेखबर थी। करीब 11 बजे माया घर में किसी को कुछ बताए बिना तैयार होकर अपनी कार में बैठ गई और चर्च की ओर रवाना हो गई। कुछ ही देर में माया की कार चर्च के सामने खड़ी थी। कार से बाहर निकलकर माया ने देखा कि चर्च के बाहर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सच तो यह था कि माया कल रात की घटना से बेहद डरी हुई थी। वह अपनी घटना फादर डिसूजा को बताना चाहती थी और खास तौर से इसी वजह से चर्च आई थी। माया धीरे धीरे कदमों से चर्च के अंदर चली गई, मगर उसने देखा कि चर्च के अंदर सिवाय फादर के और कोई मौजूद नहीं था। माया ने देखा कि फादर बहुत गहरी सोच में चर्च के अंदर लगे क्रॉस को घूर रहे थे। वह इतनी गहरी सोच में गुम थे कि उन्हें माया के आने का एहसास तक नहीं हुआ। माया बहुत देर तक उन्हें ऐसा करते हुए देखती रही। काफी देर बाद फादर ने अपनी नजरें उस क्रॉस से हटा लीं। जैसे ही उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो माया को सामने खड़ा पाया। माया को देखकर फादर के चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। उन्होंने बहुत रूखे व्यवहार से माया की ओर देखकर कहा, क्यों आई हो तुम यहां? आज मैं अपने सवालों का जवाब मांगने आई हूं फादर। आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप मुझे इग्नोर कर देते हैं? फादर, मैं आपको बता नहीं सकती कि जिस घर में मैं रह रही हूं वहां क्या चल रहा है, और अगर मैं आपको कल रात की घटना बताऊं तो हो सकता है कि आपको मेरी बात का यकीन न हो। मुझे आपकी मदद चाहिए फादर। माया की बात सुनकर फादर ने माया को बहुत गौर से देखते हुए कहा, एक घटना कल रात इस चर्च में भी घटी थी,
इस चर्च के अंदर लगे हुए उस बड़े क्रॉस को देख रही हो तुम? कुछ देर पहले इस क्रॉस पर फादर विलियम की खून से लथपथ लाश चिपकी हुई थी, जिसे तुम्हारे आने से पहले ही पुलिस ने यहां से हटाया है। फादर डिसूजा की बात सुनकर माया बुरी तरह से चौंक गई। माया ने नीची निगाह करके कहा, माफ कीजिएगा फादर, शायद मैं गलत वक्त पर आ गई। तुम गलत वक्त पर नहीं आई हो, बल्कि तुम गलत घर में आ गई हो। तुम्हारे आने से पहले सब कुछ ठीक था। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जानती हो, फादर विलियम की हत्या रहस्यमय परिस्थिति में हुई है। क्या तुम जानती हो उस हत्या की वजह कौन है? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूं फादर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? उसकी वजह तुम हो माया। फादर डिसूजा की बात सुनकर माया बुरी तरह से हड़बड़ाते हुए बोली, मैं तो खुद अपनी परेशानी लेकर आपके पास आई हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? भला फादर की रहस्यमय हत्या से मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है? माया की बात पर फादर डिसूजा चीखते हुए माया की ओर देखकर बोले, ताल्लुक है, बहुत बड़ा ताल्लुक है। फादर विलियम की मौत कोई पहली मौत नहीं है। आज से 30 साल पहले भी ठीक इसी तरह की हत्या इसी चर्च में हुई थी। फादर डिसूजा की बात सुनकर माया बुरी तरह से चौंक कर फादर की ओर देखने लगी। उसने देखा कि फादर उसे बेहद गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे। माया का दिमाग पहले से ही बहुत उलझा हुआ था। फादर के इल्जाम लगाने से उसका दिमाग और ज्यादा उलझ गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला कल रात की हत्या से मेरा क्या लेना देना? क्या तुम्हें अपना बचपन याद है माया? क्या तुमने कभी अपने पति को बताया कि शादी से पहले तुम मेंटल हॉस्पिटल में रहकर आई हो? फादर की बात सुनकर माया की आंखें हैरत से फटी रह गईं। वह हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर फादर की ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फादर को उसके अतीत के बारे में कैसे पता चला। माया ने आज तक इस बात का जिक्र अपने पति से नहीं किया था कि उसने शादी से पहले कई साल मेंटल हॉस्पिटल में गुजारे थे। माया कंपाती हुई आवाज में बोली, आपको कैसे पता फादर? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। इतना कहकर फादर चर्च से बाहर निकल गए। माया भी उनके साथ साथ चर्च के बाहर चली गई। फादर माया की कार में जाकर बैठ गए और माया ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। फादर ने माया को दिशा निर्देश देना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे बाद फादर ने माया को कार रोकने के लिए कहा। माया ने कार रोक दी और देखा कि वहां आसपास केवल जंगल था और कुछ भी नहीं था। माया ने सवालिया नजरों से फादर की ओर देखा। फादर ने इशारे में माया को गाड़ी से उतरने के लिए कहा। माया चुपचाप गाड़ी से उतर गई। फादर ने माया को अपने पीछे आने का इशारा किया। वह घनी झाड़ियों से होते हुए जंगल की ओर जाने लगे और माया उनके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद झाड़ियां खत्म हो गईं और माया और फादर एक वीरान मकान के सामने खड़े थे। वहां चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रात की बर्फबारी के निशान उस मकान के बाहर दिखाई दे रहे थे और मकान के ऊपर बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी। फादर ने माया को मकान के अंदर आने का इशारा किया और वह मकान के मुख्य द्वार से होते हुए अंदर चले गए। माया के पास फादर की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वह भी चुपचाप उनके पीछे पीछे मकान के अंदर चली गई। अंदर से मकान की दीवारें काली थीं, मानो वहां वर्षों पहले कोई आग लगी हो और उसके निशान अब भी उन दीवारों पर मौजूद थे। फादर माया को एक कमरे की ओर ले गए जिसका दरवाजा टूटा हुआ था। वह एक बड़ा हॉलनुमा कमरा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि यह कभी किसी का बेडरूम रहा होगा। कमरे की दीवारों पर कई फोटो फ्रेम्स लगे हुए थे जिन पर धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं। तभी माया की नजर एक फोटो फ्रेम पर ठहर गई। उसने देखा कि उस फ्रेम में एक 32 वर्षीय व्यक्ति, एक सुंदर महिला और एक 10-11 साल की लड़की के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। माया को वह तस्वीर बहुत जानी पहचानी लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने उन लोगों को पहले भी कहीं देखा हो। माया बहुत गहराई से याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन काफी देर दिमाग पर जोर डालने के बाद भी उसे याद नहीं आया कि उसने उन्हें कहां देखा है। अचानक माया को वहां पर चक्कर सा महसूस होने लगा। वह अजीब सा महसूस कर रही थी। माया ने सवालिया नजरों से फादर की ओर देखा और बोली, मुझे यहां क्यों लाए हैं फादर? मुझे यहां अजीब सा लग रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। फादर भी उस तस्वीर को देखने लगे जिसे माया देख रही थी। तस्वीर की ओर देखते हुए फादर ने माया से कहा, क्या तुम इस तस्वीर को पहचानती हो? नहीं फादर, मैं इस तस्वीर को नहीं पहचानती, मगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैंने इन दोनों को कहीं देखा है। फादर ने माया की बात का कोई जवाब नहीं दिया।
वह उस कमरे में बनी हुई एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी की ओर चले गए, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। फादर ने उस अलमारी को खोलकर उसमें कुछ तलाशने लगे। कुछ समय तक फादर उस अलमारी में कुछ तलाशते रहे। कुछ देर बाद माया ने देखा कि फादर के हाथ में एक बहुत पुराना और मोटा एल्बम था। फादर ने माया को एक चेयर पर बैठने का इशारा किया। माया ने देखा कि उस चेयर पर बहुत ज्यादा धूल जमी हुई थी। माया ने बगल में रखे हुए गंदे कपड़े से उस चेयर को साफ किया और बैठ गई। फादर भी एक दूसरी चेयर को साफ करके माया के बगल में ही बैठ गए और उन्होंने एल्बम खोलना शुरू कर दिया। कुछ देर तक फादर एल्बम के फोटो पलटते रहे। तभी एक फोटो पर फादर की नजर ठहर गई। माया ने देखा कि वह किसी युवा फादर की तस्वीर थी, जिसके बगल में फादर डिसूजा खड़े हुए थे और फादर डिसूजा उस फोटो में काफी यंग नजर आ रहे थे। फादर ने उस फोटो को माया को दिखाते हुए बोले, इस फोटो में जो दूसरा व्यक्ति है, क्या इसे पहचानती हो? माया ने नम में सिर हिला दिया। यह मेरा बड़ा भाई था, जो मुझसे उम्र में 2 साल बड़ा था। हम दोनों भाइयों ने फादर बनने का मिलकर फैसला लिया था। जिस वक्त मेरे बड़े भाई को चर्च में फादर की उपाधि मिली, उस वक्त मैं ट्रेनिंग ले रहा था। फादर बनने के 1 हफ्ते बाद ही मेरे भाई की हत्या हो गई, ठीक उसी तरह जिस तरह कल रात फादर विलियम की हत्या हुई थी। मेरे भाई की लाश भी क्रॉस में उल्टी चिपकी हुई मिली थी। मैं उस खौफनाक मंजर को आज तक नहीं भूला और उस हत्या के बाद मनाली में हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। फादर की बातों से माया को अचानक झुंझलाहट सी महसूस होने लगी। उसे पता नहीं क्यों फादर के ऊपर अब गुस्सा आने लगा। वह झल्लाते हुए फादर की ओर देखकर बोली, मेरी समझ में नहीं आ रहा फादर, ये सारी बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? भला इससे मेरा क्या लेना देना? फादर डिसूजा चीखते हुए बोले, पूरी बात तो तुमने सुनी ही नहीं माया। उन हत्याओं का सिलसिला तुम्हारे यहां से जाने के बाद खत्म हुआ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं मनाली पहली बार आई हूं। नहीं, तुम मनाली में पहली बार नहीं आई, बल्कि तुम मनाली में ही पैदा हुई थी। तुमने अपनी जिंदगी के कुछ साल कहीं और नहीं बिताए, बल्कि इसी घर में बिताए थे जिस घर में तुम खड़ी हुई हो। यह सब बकवास है, यह झूठ है। आप मुझे भटका रहे हैं। सच तो यह है कि जब मैं पहली बार चर्च आई और मैंने आपको बताया कि मैं फैंटम विला में रहती हूं, तो आपको यह बात पसंद नहीं आई। आप शुरू से ही मुझे इग्नोर करते आए हैं। मुझे अफसोस हो रहा है फादर कि मैं अपनी तकलीफ लेकर आपके पास आई। मैंने सोचा था कि आप ईश्वर के भक्त हैं, मेरी मदद करेंगे, लेकिन आप तो मुझे ही दोषी ठहराने लगे। अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी थी तो मुझसे मना कर देते। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? जानती हो माया, कभी कभी सच वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। कभी कभी हमें दिखाई देने वाला भ्रम भी हो सकता है। रहा सवाल तुम्हारी मदद करने का, तो मैं शैतानों की मदद नहीं करता। तुम और तुम्हारा बाप रिचर्ड शैतान के पुजारी हैं। बस बहुत हो गया। कौन रिचर्ड? कैसा रिचर्ड? मैं तो इस आदमी को जानती तक नहीं जिसे तुम मेरा पिता बता रहे हो। घिन आती है मुझे तुम्हारे ऊपर फादर, और शर्म आती है अपने आप पर कि मैंने तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को इतना सम्मान दिया। इतना कहकर माया उठकर खड़ी हो गई और वहां से तेज कदमों से जाने लगी। तभी अचानक फादर ने गुस्से से बेहद फुर्ती से माया को पकड़ लिया। फादर की इस हरकत से माया बुरी तरह से बौखला गई। वह गुस्से से चीखती हुई बोली, क्या कर रहे हैं आप? आप एक फादर हैं। हां, मैं जानता हूं कि मैं एक फादर हूं। घबराओ मत। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाना चाहता हूं। इतना कहकर फादर माया को बुरी तरह से घसीटने लगे। माया ने गुस्से से फादर को एक जोरदार धक्का दे दिया। अचानक धक्का देने से फादर जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े। उनके होठों से खून निकलने लगा, मगर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और तुरंत ही उठकर खड़े हो गए। फादर ने बेहद फुर्ती से पीछे से माया के बाल पकड़ ली। बालों के हाथ में आ जाने से पता नहीं क्यों माया खुद को बेबस महसूस करने लगी। माया दर्द से बुरी तरह से चीखने और चिल्लाने लगी, मगर फादर ऐसे हो गए थे जैसे कि वह माया की चीख को सुन ही नहीं रहे हों। फादर माया को घसीटते हुए एक दूसरे कमरे में ले गए। माया ने देखा कि उस कमरे में एक बहुत बड़ी वस्तु रखी हुई थी, जो एक मोटी चादर से ढकी हुई थी। फादर ने माया को घसीटते हुए उसी ढकी हुई वस्तु के सामने ले गए और उन्होंने एक ही झटके में उस चादर को उस वस्तु से खींच लिया। माया ने देखा कि वह एक बहुत ही बड़े आकार का आईना था, जो एक बेहद पुरानी, प्राचीन और कीमती लकड़ी में जड़ा हुआ था। फादर ने माया को उसी आईने के सामने धक्का दे दिया।
जैसे ही माया ने अपना चेहरा उस आईने में देखा, उसके हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। माया ने देखा कि उस आईने में उसका खुद का अक्स नहीं था, बल्कि एक बेहद खतरनाक और डरावनी दिखने वाली किसी चुड़ैल का चेहरा था। माया की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। वह खौफ भरी आंखों से उस आईने में उस डरावने चेहरे को देखने लगी। अचानक माया चीखते हुए फादर से बोली, यह मैं नहीं हूं, तुमने जरूर कोई जादू किया है। चिल्लाओ मत, यही तुम्हारा असली चेहरा है। नहीं, मैं अपना चेहरा आईने में रोज देखती हूं, उसमें कैसे सही दिखता है? ऐसा तुम्हें लगता है माया? सच तो यह है कि तुम आईना देखती ही नहीं। फादर डिसूजा की बात सुनकर माया फादर को बेयकीनी के अंदाज से देखने लगी। फादर ने एक बार फिर माया के बाल पकड़ लिए और अपना एक हाथ अपनी जेब में डाल लिया। अगले ही पल फादर के हाथ में एक पैना और धारदार चांदी का चाकू था, जिसमें एक अजीब सी चमक थी। माया चीखते हुए फादर से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? शैतान का अंत। मैं कोई शैतान नहीं हूं फादर, बकवास बंद करो और मेरे बाल छोड़ो, मुझे जाने दो। अगर तुम शैतान नहीं हो तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारी हूबहू हमशक्ल नहीं दिखती? फादर की बात सुनकर माया बुरी तरह से चौंक गई। फादर ने अपनी बात को कहना जारी रखा, जानती हो, तुम्हारी ही तरह हूबहू दिखने वाली तुम्हारी वह हमशक्ल कौन है? वो फादर माया से कुछ कहने ही वाले थे कि तभी माया ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर फादर को धक्का दे दिया। फादर हवा में उड़ते हुए 4 फुट ऊंचा उल्टे हुए दीवार से जा टकराए। उनके हाथ से चांदी का चाकू गिर गया। फादर बेबसी के आलम में माया की ओर देखने लगे और माया हैरत से अपने हाथों की ओर देखने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई। फादर ने जैसे ही उठने की कोशिश की कि तभी माया ने एक जोरदार मुक्का फादर के मुंह पर दे मारा। फादर चीखते हुए दोबारा जमीन पर गिर गए। फादर चीखते हुए माया से बोले, आज हर हाल में तेरा मरना बेहद जरूरी है। आज की रात वो तेरे ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाएगी, उसके बाद तू अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ेगी। मुझे तेरी यह बकवास सुनते सुनते बहुत देर हो चुकी है। अगर यह बकवास है तो फिर आईने में जो चेहरा है वह किसका है? यह सिर्फ तेरा जादू है और कुछ नहीं। इतना बोलकर माया तेज कदमों से उस घर से बाहर निकल गई और अपनी कार स्टार्ट करके उसने कार को पूरी रफ्तार से दौड़ा दी। फैंटम विला पहुंचकर माया सीधे लाइब्रेरी रूम में चली गई। मौसम की खराबी के कारण राजेश, राहुल और टीना घर पर ही थे। माया के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं कि तभी माया का पति राजेश माया के पास आकर बोला, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, बस थोड़ी सी थक गई हूं। इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। राजेश माया से कुछ कहता कि तभी माया राजेश को घूर कर देखने लगी। माया के इस तरह से घूरने पर पता नहीं क्यों राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे माया के घूरने का अंदाज बहुत ही अजीब लगा। वह चुपचाप वहां से चला गया। माया लाइब्रेरी रूम में बहुत देर तक किसी गहरी सोच में डूबी रही। अचानक बिजली कड़कने की आवाज से माया अपनी गहरी सोच से बाहर आ गई। उसकी निगाह रूम में लगी हुई एक बड़ी सी घड़ी पर चली गई। उसने देखा घड़ी उस वक्त रात के 3 बजा रही थी। माया धीरे धीरे कदमों से उस रूम से बाहर निकल आई। वह अपने बेडरूम में जाने ही वाली थी कि तभी अचानक उसे टीना के रूम से बातें करने की आवाज सुनाई दी। माया बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोली, इतनी रात को टीना किससे बातें कर रही है? इतना बोलकर माया धीरे धीरे कदमों से टीना के रूम की ओर चली गई। उसने देखा टीना के रूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। माया ने एक ही झटके में उस दरवाजे को खोल दिया, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही। उसने देखा कि टीना के बिस्तर पर कोई और नहीं बल्कि वही बैठी हुई थी। माया का दिल किसी अनहोनी आशंका से कांप उठा। वह चीखते हुए टीना की ओर देखकर बोली, ये कौन है टीना? तुम किससे बातें कर रही हो? माया की बात सुनकर टीना ने चौंक कर अपने रूम के दरवाजे की ओर देखा, मगर अपने सामने खड़ी हुई दूसरी माया को देखकर टीना की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी असली मां कौन है, क्योंकि बिस्तर पर बैठी हुई वह औरत हूबहू बिल्कुल माया ही थी। बल्कि यूं कहा जाए कि वह माया की कार्बन कॉपी थी तो गलत नहीं होगा। टीना चीखती हुई अपनी मां से बोली, कौन हो तुम? दरवाजे पर खड़ी हुई माया अपनी बेटी से बोली, मैं तुम्हारी मां हूं टीना। झूठ बोल रही हो तुम। अगर तुम मेरी मां हो तो ये जो मेरे सामने बैठी हुई हैं, ये कौन है?
यह कोई बहरूपियां है टीना, आओ मेरे पास आओ। यह तुम्हारी मां नहीं, मैं तुम्हारी मां हूं। मैं कैसे मान लूं? दोपहर से मॉम मेरे साथ में है और मॉम कुछ देर पहले ही मेरे कमरे में आई है। तुम बताओ, तुम कौन हो? आज तो मैं तुम बच्चों से मिली भी नहीं हूं। मैं तो पिछले कई घंटों से लाइब्रेरी रूम में बैठी हुई हूं और यह बात तुम्हारे डैड जानते हैं। झूठ बोल रही हो तुम। लाइब्रेरी रूम से मॉम मेरे सामने बहुत देर पहले ही निकल आई थी और डैड से बातें भी कर रही थी। मेरी बात का यकीन मानो, मैं ही तुम्हारी मां हूं। यह तुम्हारी मां नहीं है। तुम मेरे पास आओ टीना, नहीं तो यह तुम्हें मार देगी। माया ने इतना बोला ही था कि तभी बिस्तर पर बैठी दूसरी माया का चेहरा देखते ही देखते बेहद भयानक हो गया। यह देखकर टीना के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गई कि बिस्तर पर बैठी हुई जो उससे बातें कर रही थी वह उसकी मां नहीं, बल्कि उसकी असली मां दरवाजे पर खड़ी हुई है। टीना तुरंत दौड़कर अपनी मां से चिपक गई। अचानक दूसरी माया ने एक काले धुएं का रूप ले लिया। इस खौफनाक दृश्य को देखकर माया और टीना के हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। माया और टीना चीखी ही थीं कि तभी अचानक वह काला धुआं बेहद फुर्ती से माया के हलक में जाकर घुस गया और देखते ही देखते माया की आंखें बिल्कुल लाल हो गईं। उसने एक ही झटके में अपनी बेटी टीना का गला कसकर पकड़ लिया। टीना अपना गला अपनी मां से छुड़ाने का भरपूर प्रयास करने लगी, मगर माया की पकड़ इतनी मजबूत थी कि टीना चाहकर भी अपना गला उसके हाथों से नहीं छुड़ा पा रही थी। टीना घुटी हुई आवाज में अपनी मां से बोली, "यह आपको क्या हो गया मॉम? मुझे छोड़ दीजिए।" लेकिन माया की पकड़ टीना की गर्दन पर और मजबूत हो गई और देखते ही देखते माया ने एक ही झटके में टीना की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। टीना की एक दिल दहला देने वाली चीख फैंटम विला में गूंज गई। माया ने टीना का सिर किसी बॉल की तरह दीवार पर दे मारा। टीना के धड़ से खून का फव्वारा फूट पड़ा। टीना का खून फर्श पर गिरने से पहले ही माया ने एक ही झटके में टीना के शरीर का सारा खून पी लिया, मानो कि वह बरसों से प्यासी हो। टीना की चीख सुनकर राहुल और राजेश दौड़ते हुए टीना के रूम में आ गए, मगर सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि माया बेहद भयावह शक्ल लेकर टीना के मांस को चबाकर खा रही थी। यह देखकर राजेश की आंखों में अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर वहीं गिर गया। राहुल कांपती हुई आवाज में बोला, "कौन हो तुम?" माया भारी आवाज में बोली, "साया।" अचानक माया उठकर खड़ी हो गई और देखते ही देखते उसके हाथ किसी रबर की तरह लचीले हो गए। वह घुटनों के बल बैठकर राजेश की ओर देखकर अजीब से अंदाज में हंसने लगी। राहुल वहां से भागने ही वाला था कि तभी माया अचानक वहां से गायब हो गई और बेहद तेज रफ्तार से राहुल के पीछे खड़ी होकर हंसने लगी। राहुल ने जैसे ही पलटकर देखा, तभी माया ने अपने नुकीले पंजे राहुल के पेट में गाड़ दिए और एक ही झटके में उसकी अंतड़ियां निकालकर फर्श पर फेंक दी। राहुल एक दर्दनाक चीख के साथ वहीं गिर गया। कुछ ही लम्हों में माया राहुल के शरीर का खून पी गई। उसके खून का एक एक कतरा पीने के बाद माया राहुल के जिस्म से मांस नोच नोच कर खाने लगी। कुछ देर बाद वहां पर राहुल और टीना का सिर्फ कंकाल ही नजर आ रहा था। तभी अचानक राजेश बेहोशी से उठकर बैठ गया। अपने सामने अपने बच्चों का कंकाल देखकर राजेश अंदर तक हिल गया। तभी माया बेहद फुर्ती से राजेश के करीब आ गई। वह अपने पंजे राजेश की गर्दन पर गाड़ने ही वाली थी कि तभी पीछे से माया के कानों में फादर की आवाज टकराई, "रुक जा इविल स्पिरिट, तेरा खेल खत्म। तूने बहुत लोगों की जान ले ली, लेकिन आज रात तेरा अंत होकर रहेगा।" फादर के एक हाथ में क्रॉस और दूसरे हाथ में वही धारदार और पैना चांदी का चाकू था। माया बेहद फुर्ती से फादर की ओर दौड़ी, मगर फादर ने एक ही झटके में वह चाकू माया के सीने में घोंप दिया और सीधे माया के दिल पर प्रहार कर दिया। माया एक जोरदार चीख के साथ फर्श पर गिर गई। कुछ ही देर में माया अपने सामान्य रूप में आ गई। उसके शरीर से खून बह रहा था और वह बेबसी के आलम में अपनी बेटी और बेटे के कंकाल को देखने लगी। तभी फादर ने एक ही झटके में चाकू निकालकर वह चाकू माया की गर्दन में चला दिया और माया वहीं पर शांत हो गई। अपने पूरे परिवार को इस तरह से मरता देख राजेश फूट फूट कर रोने लगा। राजेश को रोता हुआ देख फादर राजेश के करीब आ गए। राजेश रोते हुए फादर को सवालिया अंदाज में देखने लगा, "मैं समझ सकता हूं कि तुम इस वक्त किस कैफियत से जूझ रहे हो। मैं तुम्हारा दर्द कम नहीं कर सकता। तुम्हारी आंखों के सामने
तुम्हारा परिवार खत्म हो गया। इस दर्द को सिर्फ तुम ही महसूस कर सकते हो। क्यों फादर, क्यों? मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरा परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। यह सब क्या था? तुम्हारी माया से मुलाकात पहली बार कहां हुई थी? यह सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जो पूछा है उसका जवाब दो। एक रात माया मेरे घर के बाहर बैठी हुई थी। उस वक्त बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। मुझे पहली नजर में ही माया से प्यार हो गया। उसने मुझे बताया कि वह बहुत दूर से आई है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और वह अनाथालय में रहती है। उसके बाद मैंने माया से शादी कर ली। शादी के बाद माया ने मुझसे एक वादा लिया कि मैं उससे कभी भी उसके अतीत के बारे में नहीं पूछूंगा, और मैंने आज तक माया से उसके अतीत के बारे में नहीं पूछा। यह कहानी आज से बरसों पहले इसी फैंटम विला में शुरू हुई थी। माया का असली नाम माया नहीं बल्कि मारिया था। माया का पिता रिचर्ड मेरे भाई का दोस्त था। मेरा भाई भी फादर था, वह भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है। रिचर्ड ईश्वर में बहुत ही ज्यादा गहरी आस्था रखने वाला व्यक्ति था। उसका एक हंसता खेलता परिवार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी एना और उसकी 2 जुड़वा बेटियां मारिया और मार्था उसकी जान थीं। लेकिन एक दिन अचानक मार्था बीमार हो गई। रिचर्ड अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह दिन रात चर्च में अपनी बेटी के लिए प्रेयर करता रहता। लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी बेटी चल बसी। अपनी बेटी की मौत का रिचर्ड को बेहद गहरा सदमा लगा। ईश्वर पर गहरी आस्था रखने वाला रिचर्ड अब पूरी तरह से नास्तिक हो गया। मेरे भाई ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। वह हर समय यही बड़बड़ाता रहता कि वह मार्था को वापस ले आएगा, और एक दिन वह अपने परिवार को लेकर जंगल में घर बनवाकर रहने लगा। कहते हैं वह लोगों से छिपकर ब्लैक क्राफ्ट कर रहा था। धीरे धीरे रिचर्ड की हालत में सुधार होने लगा। उसने लोगों को आभास तक नहीं होने दिया कि आखिरकार वह जंगल के उस वीरान मकान में कर क्या रहा था। सच तो यह था कि वह उस मकान के एक तहखाने में शैतान को खुश करने के लिए अनुष्ठान करता था। एक रात शैतान उसके सामने आ गया। रिचर्ड ने शैतान के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। शैतान उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गया, मगर एक शर्त के साथ कि उसे अपनी पत्नी को जिंदा जलाना होगा। रिचर्ड अपनी बेटी के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसने शैतान की इस शर्त को बड़ी आसानी से मान लिया। उसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया, और लोगों को यही लगा कि मकान में आग लगने की वजह से उसकी पत्नी की मौत हो गई। अगले दिन वह अपनी बेटी मारिया को वापस फैंटम विला ले आया, लेकिन मारिया उस वीरान मकान से अकेली फैंटम विला में नहीं आई थी, बल्कि उसके साथ साथ उसकी बहन जैसी दिखने वाली इविल स्पिरिट भी आई थी, जो कि माया की आत्मा से जुड़ चुकी थी। रिचर्ड पूरी तरह से शैतान की बस में आ चुका था। उसे अपनी आंखों से अपनी 2 बेटियां ही दिखाई देती, जो कि एक धोखा था। शैतान ने उसे जो मार्था दी थी वह हकीकत में कोई मार्था नहीं थी, बल्कि वह एक इविल स्पिरिट थी जिसे शैतान ने माया की आत्मा से जोड़ दिया था। इंसान बहुत ही कम अक्ल होता है। वह क्यों नहीं समझता कि शैतान किसी को जिंदा करने की ताकत नहीं रखता। यह ताकत तो सिर्फ ईश्वर के पास है और किसी के पास नहीं। धीरे धीरे माया के साथ साथ वह इविल स्पिरिट भी बड़ी होने लगी, जो दिखने में हूबहू बिल्कुल माया की तरह थी। रिचर्ड नहीं जानता था कि उसने शैतान से सौदा करके कितनी बड़ी गलती की है। इस बात का आभास उसे तब हुआ जब उसकी बेटी मारिया ने उसे बड़ी बेदर्दी से मार दिया, और उसे मारने के बाद उसने चर्च के अंदर मेरे भाई को भी जान से मार डाला। कुछ ही दिनों में मनाली में रहस्यमय हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। हत्याएं माया ने नहीं, बल्कि वह इविल स्पिरिट मारिया के शरीर में प्रवेश करके की थीं। होश में आने के बाद मारिया को कुछ याद नहीं रहता था, मगर यह ज्यादा दिन तक नहीं चला। कुछ दिनों बाद पुलिस ने मारिया को अरेस्ट कर लिया। अदालत ने उसे पागल घोषित करके पागलखाने भेज दिया। कुछ सालों बाद मारिया पागलखाने से लापता हो गई, और मारिया तुम्हारे साथ दोबारा इसी फैंटम विला में वापस आ गई। मारिया इस विला से दूर रह ही नहीं सकती थी, क्योंकि वह इविल स्पिरिट उससे जुड़ी हुई थी। इस इविल स्पिरिट को खत्म करने का एक ही तरीका था, और वह था मारिया की मौत। अगर आज रात मैं मारिया को नहीं मारता तो वह पूरी तरह से मारिया के ऊपर हावी हो जाती, और उसके बाद मारिया के ऊपर काबू पाना बेहद मुश्किल था। यकीन मानो, मुझे मारिया की मौत का बेहद अफसोस है, लेकिन कभी कभी हमें बुराई को खत्म करने के लिए कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिन्हें करने का हमारा दिल गवाही नहीं देता। इतना कहकर फादर वहां से चले गए।
कुछ समय बाद राजेश भी उस बंगले को छोड़कर चला गया। वह कहां गया किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना प्यार देने के लिए। आपने जिस तरह से हमारे चैनल को प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं कुछ लिसनर्स का नाम लेना चाहता हूं जो हमारी कहानियां नियमित रूप से सुनते हैं और कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगा श्वेता जी को, जो हमेशा कुछ प्रतिक्रिया जरूर देती है। शिखा सिंह, राम अग्रवाल, उत्कर्ष, सिक्किम रंगपो से इमरान खान, जन्नत खान, रेहान खान और सुनीता गुरुंग, सोनीपत से पूनम, विनोद, मुनि ओडिशा से। आप सभी को मेरी आवाज अच्छी लगती है और किसी को मेरी कहानियां। आप सभी नियमित रूप से हमारी कहानियां सुनते हैं और यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। बस इसी तरह प्यार देते रहिए और हम भी इसी तरह यूनिक और सस्पेंस से भरी खौफनाक कहानियां लाते रहेंगे। और हां, कमेंट करना मत भूलना। क्या पता अगली वीडियो में आपका भी नाम आ जाए। जिनका नाम मैं नहीं ले सका उनके लिए माफी चाहता हूं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।